Hi aspirants, welcome to this BPSC Mains PYQ series. In this series, we were discussing about several themes under the BPSC syllabus, right? Main syllabus, and the questions which have been asked by the BPSC from these particular themes. And while discussing these questions, we were also discussing about the demand of the questions, right? And how we can make notes on these particular themes, right? So हम डिमांड समझ रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, और कैसे उस पर्टिकुलर थीम पर कैसे नोट्स बनाया जाए ये हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो आज का जो थीम है दैट इज़ इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. First, we'll see what were the question that has been asked by the BPSC from this particular theme, right? So 70th मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, how far the British policy was responsible for the emergence of Indian national movement. And 68th में they asked, discuss the factors for the emergence of Indian national movement and how it gave direction to the freedom struggle. आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बेसिक जो डिमांड है इस पर्टिकुलर थीम से वो ये है कि फैक्टर्स, क्या आप जानते हो क्या फैक्टर्स हैं हमारे इंडिया में नेशनलिज्म के इमर्जेंस के लिए, कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, उसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हुआ. ठीक है, ये बेसिक फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए. फैक्टर्स मतलब सिर्फ नाम नहीं पता होना चाहिए, बल्कि वो फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे नेशनलिज्म को, किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे थे हमारे नेशनलिज्म को, वो सारे एस्पेक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, सो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड नेशनलिज्म, और इसके थ्रू विल डिसाइड कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, राइट? इंट्रोडक्शन में अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की गई है तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिफाइन करके लिखेंगे. अगर नेशनलिज्म की बात की गई है तो हम नेशनलिज्म को डिफाइन करके लिखेंगे. तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है, जिससे हम कॉन्टेक्स्ट या एक कंटूर डिसाइड कर देंगे, और जिसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना, उसी के अंडर हमें अपने आंसर्स को लिखना है. ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट या नेशनलिज्म. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म. सो बेसिकली नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें लोग, सारे लोग, जो भी मेंबर्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के मेंबर, जोग्राफिकल एरिया के कोई मेंबर्स हैं, वो सभी अपने आप को एक कल्चरल आइडेंटिटी या किसी एक आइडेंटिटी के बेसिस में अपने आप में एक यूनिफिकेशन चाहते हैं. पॉलिटिकल सेटअप के अंदर एक यूनिफिकेशन चाहते हैं. समझ में आया? जैसे कि मान लो कि इस समय पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है, तो पैलेस्टीनियन एक एथनिक कम्युनिटी है जो अपने आप को एक नेशन समझता है. ठीक है, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे वो एक नेशन बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो नेशन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल सेटअप के अंदर इस्टेब्लिश हो जाए. इसे ही नेशनलिज्म कहते हैं. ठीक है, सो इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राइट? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट होल्ड्स दैट people with a shared and common identity, right, form a nation. And third aspect is, or third element is, that nation has a right of, this nation that we have mentioned, this nation has a right of self determination or self governance within its own sovereign state. तो एक सोवरेन स्टेट, या आप कह सकते हो कि एक
पॉलिटिकल सेटअप के अंदर ये चाहते हैं अपने आप को स्टैब्लिश करना एज अ नेशन, राइट? ओके, सो दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म, राइट? अब इसको आप ट्विक कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो जब भी आपको अपने यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है? दूसरा आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट की बात की गई है, तो मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। तो इंडिया की बात होगी या इंडिया में ब्रिटिश एरा की बात होगी जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो इट वाज अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज बाय द इंडियन सिटीजन्स और बाय द इंडियन सब्जेक्ट्स, राइट, और नेशनलिस्ट पीपल्स, राइट? तो इट वाज अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। सिर्फ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन होना नहीं ज़रूरी है, इसके अलावा भी ज़रूरी है कि इसके पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए। तो इंटेंडेड टू ब्रिंग, अब यहाँ पे चेंजेस बहुत हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, बट उस टाइम नेशनल मूवमेंट के टाइम में क्या क्या था? सोशल और सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल change, ठीक? So what was the Indian national movement? It was a sustained collective action which intended to bring socio-cultural, economic and most importantly political change. It had its own organizational structure और एक स्ट्रक्चर नहीं है तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, राइट? They had their own ideology, right? And they had leadership. बेसिकली रिसोर्सेज थे, स्ट्रक्चर था और एक इन्वायरमेंट था जिसके जो उस कॉन्टेक्स्ट, उस सेटअप के अंदर एक सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज की डिमांड कर रहे थे थ्रू अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन दैट इज known as Indian, that was known as or that is known as Indian National Movement, right? So इसको हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? we'll be looking in a couple of minutes, but this thing should be used in your introduction part, right? So that you can decide your contour. जो आपका एग्जामिनर होगा वो समझ जाए कि आप इस पर्टिकुलर थीम से क्या समझ रहे हो, क्या वो उनका एक्सपेक्टेशन क्या और आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपने ऐसे डिफाइन किया देन यू विल जंप इनटू द बॉडी पार्ट, ठीक है? ओके, देन कम्स टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या है? हमें फैक्टर्स बताने हैं। अब ये फैक्टर्स को स्पेसिफिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में ये पूछ लेंगे कि कैसे इंडियन रेनेसा या सोशियो कल्चरल रिफॉर्म ने इंडियन नेशनलिज्म को डेवलप किया या इंडियन नेशनल मूवमेंट को डायरेक्शन दिया या उसको इमरजेंस में उसको हेल्प किया, ठीक है? तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और हाउ इट्स शेप्ड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है? तो पहले हम लोग फैक्टर्स की बात कर लेते हैं एंड देन विल सी कि कैसे क्वेश्चंस को हम पीवाईक्यू को कैसे हम लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहला फैक्टर क्या था? वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इसके जो फैक्टर्स हैं उनके डिवीजन को भी हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लो एक की जगह पे दो क्वेश्चन आ गया तो हम दो डिवीजन कर लेंगे, या फिर उसी क्वेश्चन में अगर डिमांड अलग तरीके से आती है तो हम अलग तरीके से उसको मोल्ड करेंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ठीक है? तो पहला तरीका है फैक्टर्स को नोट डाउन करने की। हम एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग बता रहे हैं, उसके अंडर मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, ठीक है? तो पहले क्या है? वर्ल्ड वाइड अपसर्जेस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनिज्म या सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? तो ये जो है वर्ल्ड वाइड अपसर्जेंस हो रहा था जो कि इंडिया को भी इंस्पायर कर रहा था, इंडिया को भी इंस्पिरेशन दे रहा था, इंडियन लोगों को, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को, इंटेलिजेंसिया को भी यहाँ पे इंस्पायर कर रहा था। वो कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड वाइड अपसर्जेंस थे? सबसे इम्पॉर्टेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पर उसके पहले भी एक था अमेरिकन रिवॉल्यूशन, राइट? साउथ अमेरिकन नेशन जो डिमांड कर रहे थे, साउथ अमेरिकन नेशन जो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे और सक्सेसफुली दे कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट नेशंस। सो साउथ अमेरिकन नेशंस ये भी बहुत मेजर रोल प्ले किए। फिर उसके बाद जो नेशनल लिबरलेशन
कट। और इसके साथ जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हुए थे इन ग्रीस एंड इटली, और खासकर इटली में अगेंस्ट पोपल स्टेट और अगेंस्ट हंगेरियन स्टेट, राइट। तो ये जो फैक्टर्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया में नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, इन्वोक करने के लिए या प्रोवोक करने के लिए। और जब कभी टाइमलाइन डिसाइडेड ना हो, एक क्वेश्चन में टाइमलाइन ना पूछे, तो आप वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन भी बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन बहुत बाद में हुआ है, काफ़ी हद तक नेशनलिज्म डेवलप हो गया था, बट हमारे नेशनलिज्म का जो डायरेक्शन था उसको चेंज करने में रशियन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और की रोल हुआ था, ये की रोल प्ले किया था। तो इसीलिए आप रशियन रिवॉल्यूशन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बट यही डिपेंड करता है कि इसमें टाइमलाइन डिसाइडेड है कि नहीं या डिफाइंड है कि नहीं, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था इंडियन रेनेसा। तो ये इंडियन रेनेसा क्या है, या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं इसको, राइट। सो ये कैसे डिफाइन कर रहा है, ये कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि हमारे यहाँ नेशनलिज्म डेवलप हो, ठीक है। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, आपने प्रीलिम्स में भी बहुत पढ़ा होगा, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे इसमें मूवमेंट्स हैं इंडियन रेनेसा के अंदर, जो कल्चरल रेनेसा कह लो या आप कल्चरल अवेकनिंग कह लो। तो इसकी वजह से कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ ये भी आपको मेंशन यहाँ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इट क्रिएटेड कल्चरल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इट स्पार्क्ड एंड ऐसे कह लो कि स्पार्क्ड अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द इंडियाज ओन रिच कल्चरल हेरिटेज, प्लस इट इन्वोक्ड आर कल्चरल प्राइड, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्राइड जनरेट कर रहा है, अपने कल्चर में इंटरेस्ट बिल्ड करा रहा है। तो इसकी वजह से, इस इंडियन रेनेसा की वजह से कल्चरल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुआ, जिसकी वजह से इंडियन मासेस में एक कल्चरल प्राइड डेवलप हुआ और अपने कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज में एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ या री अवेकनिंग हुआ, ये कह सकते हैं। दूसरा एक रीज़न था कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए इनकी वजह से, राइट। तो एक तो है आपका इंडियन रेनेसा, उसकी वजह से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है, और इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की वजह से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव पर्पस डेवलप हुआ, प्लस इट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन सोशल जस्टिस एंड ह्यूमनिज्म, राइट। It invoked the importance of social justice and humanism among the masses, among the various political social discourses, right? Okay. तीसरा, इसी के अंदर, इस रेनेसा के अंदर एक और चीज़ है कि it created और it ensured rise of educated middle class। और जहाँ भी आप जान लो educated middle class होता है, ठीक है, वो मिडिल क्लास, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो इंडियन रेनेसा की वजह से इंडिया में एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से, इंडियन रेनेसा आने की वजह से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो डेवलप हुआ और वो एक लीडरशिप क्रिएट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था नेशनलिज्म डेवलप करने या नेशनलिज्म को इमर्ज कराने में इंडिया में, राइट। और एक और लास्ट इसके साथ है इंडियन रेनेसा के साथ ही, कि प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन जनरेट होने लगे, राइट। प्रेस
भी डेवलप हुआ और पब्लिक ओपिनियन भी यहाँ पे जनरेट होने लगा, डेवलप होने लगा। तो ये 3-4 फैक्टर्स थे जो इंडियन रेनेसा की वजह से, इंडियन रेनेसा एक फैक्टर है और उसके अंदर सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इंडियन रेनेसा की वजह से, तो आप ये 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो, उसके अंडर एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। बट अगर केवल फैक्टर्स पूछा है तो उसमें इंडियन रेनेसा करके और छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज ऑफ शूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन अ कपल ऑफ मिनट, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे कैसे ये जो मॉडर्नाइजेशन है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इनिशिएट किया गया था, ये भी हमारे नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहा, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ब्रिटिशर्स दे केम फॉर देयर मर्केंटलिज्म और दे केम फॉर देयर ट्रेड रिलेशन, राइट, और ट्रेड बेनिफिट इंटरेस्ट, राइट, और फिर वहाँ उस ट्रेड को छोड़ के वो यहाँ के पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं और उस पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद ये जो पॉलिटिक्स और ट्रेड का या कैपिटलिज्म का जो नेक्सस उन्होंने क्रिएट किया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तो इंडिया में यूनिफिकेशन भी स्टार्ट हुआ और एक कलेक्टिव डिसइंचेंटमेंट भी क्रिएट हुआ, ठीक है। ये दोनों हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है हम अपने जो फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड करने का, वो है ऑर्थोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोजेनेटिक मतलब कि जो यहाँ इंडिया में ही डेवलप हुए, हेट्रोजेनेटिक मतलब कि जो आउटसाइड फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ या हेल्प हुआ इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में। जैसे ऑर्थोजेनेटिक में पहला है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। ये हेट्रोजेनेटिक भी है, ऑर्थोजेनेटिक भी है। ऑर्थोजेनेटिक इसलिए क्योंकि इंडिया का ही पास्ट है, ठीक है, और प्लस बहुत सारे जो इंडिया के एजुकेटेड क्लास थे जैसे कि साहनी हो गए और बहुत सारे, जैसे मोहनजोदाड़ो का जो डिस्कवरी हुआ था उसमें बहुत इंडस ने भी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट है वो ऑर्थोजेनेटिक भी और कई हद तक हेट्रोजेनेटिक भी है। थर्ड इज न्यू मिडिल क्लास, जो कि एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, जो कि एक आइडियोलॉजी को मोल्ड करता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। देन कम्स टू प्रेस। प्रेस में बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनेटिक भी है बट इंडियन या ऑर्थोजेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, क्योंकि ये प्रेस और प्रेस के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो लड़ाई थी वो एक नेशनलिज्म को डेवलप करता है, वो हेल्प करता है नेशनलिज्म में। देन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड वेरियस मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स व्हाट दे डिड, फर्स्टली दे established और दे क्रिएटेड अ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और इसके पहले डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के पहले आप कह सकते हो कि दे ब्रोक अप दी प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस एंड दे क्रिएटेड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट इन दोनों की वजह से हमारे मासेस में नेशनलिज्म को प्रोलिफरेट करना बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक, अब हम लोग हेट्रोजेनेटिक देख लेते हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल रिप्रेशन और पॉलिटिकल सब्जुगेशन, जो कि हमें यहाँ पे होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए, उसको हम लोग फिर से देख रहे हैं क्योंकि दूसरा कैटेगराइजेशन है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल रिप्रेशन एंड पॉलिटिकल सब्जुगेशन। दूसरा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, जो कि हम लोग इसमें देख सकते थे, ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज़, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 3-4 देख रखे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन विल सी क्या क्या और गैप्स है और कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन। यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि ये सारे फैक्टर्स नहीं पूछ रहे हैं डायरेक्टली, ये सारे फैक्टर्स को नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
बट इन्होंने पूछा है हाउ फार ब्रिटिश पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब है कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ब्रिटिश पॉलिसीज तो रिस्पॉन्सिबल थी नेशनल मूवमेंट या नेशनल स्ट्रगल या इंडियन नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, बट उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे जो कि इसको लिमिट कर रहे थे या इसको प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, सप्लीमेंट कर रहे थे या कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पहली बात तो जो हमने अभी तक समझा कि हमें सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, और अगर कोई स्पेसिफिक फैक्टर पूछ रहा है तो स्पेसिफिक फैक्टर को हमें बताना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक फैक्टर था, उसके अंदर ये सब फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये इम्प्लीकेशंस हुए थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप होता है। एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है हम लोग को। ठीक है, अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हमें बताना है ब्रिटिश पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। ठीक, प्लस हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये हाउ फार पूछा है, मतलब कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये वैलिड है, बट उसके बियॉन्ड हमें और भी फैक्टर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है बट इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है कि और भी सारे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। तो अगर हम कहें कि सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसी था तो ये नहीं ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग कंक्लूजन में इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हम यहाँ पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही डिफाइन करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को ब्रिटिश पॉलिसी के साथ कोरिलेट कर देंगे। ठीक है, और देन विल जंप टू इनटू द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अच्छा देखो मैंने कई जगह अंडरलाइन भी कर रखा है, तो आप भी कोशिश करो कि जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिख रहा हो उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, तो यहाँ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, अगर नहीं करना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इंटेंडेड टू ब्रिंग वेरियस सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स स्पेशली अगेंस्ट द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटरी रूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट दी ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटरी रूल, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हो रहे होंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं होंगे, तो उनको हम नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन था। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल चेंज लाने या पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए था। ठीक है, जो मेन इंटेंशन था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रिटिश के डिस्क्रिमिनेटरी रूल के अगेंस्ट था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के डिस्क्रिमिनेटरी रूल के अगेंस्ट था। नाउ विल जंप इनटू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हमें सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि ब्रिटिश पॉलिसी कैसे रिस्पॉन्सिबल था फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट और इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, बट अगर ये 2 पेजेस का क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे, बट अगर 6 पेजेस का होगा तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया 2 पार्ट में। एक, दैट पॉलिसीज रिलेटेड विद द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट था, वो पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के लिए है उसकी वजह से या उसके रिएक्शन में क्या क्या कैसे हमारा नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, तो इसमें अगर आपको 6 पेजर हुआ तो उसमें आप पहले एग्जांपल दे दोगे कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, दूसरा हो गया आपका रियोतवाड़ी और महलवाड़ी। सिर्फ ये एग्जाम्पल देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके बियॉन्ड आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ दीज लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज दे हेल्प इन द इमरजेंस ऑफ द नेशनल स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट और एटलीस्ट नेशनलिज्म अमॉन्ग द मासेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था कि इट क्रिएटेड द कॉमर्शियलाइजेशन और इट इस्टेब्लिश्ड और इट ensured the commercialization of agriculture, right? Because of high taxation and this commercialization, what happened? The impoverishment means गरीब हो जाना, impoverishment of masses happened, or it created or it ensured impoverishment of the masses, among the masses,
राइट। और इसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से दो तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हुई। क्या हुआ? एक तो कॉमन इकोनॉमिक ग्रीवांस डेवलप हुआ, कॉमन इकोनॉमिक ग्रीवांस डेवलप हुआ, राइट। एंड दूसरा जो इसका बहुत बड़ा रिपरकशन या इम्प्लीकेशन कह लो कि एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप हुई, यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द मासेस ये डेवलप हुई। तो कभी किसी जगह पे अगर नेशनलिज्म डेवलप करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, कलेक्टिव डिसइंचेंटमेंट या एक कॉमन एनिमी की फीलिंग आए, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी एक अलग चीज़ हो गई, एक कॉमन एनिमी आ गई, फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, कुछ लीडरशिप डेवलप हो, आपस में कुछ प्राइड फील हो, फिर उसके बाद ये लोग एक कलेक्टिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर लें। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप होता है। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? कॉमर्शलाइजेशन हुआ। पहले तो हम बता देंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स थे, फिर कॉमर्शलाइजेशन हुआ, हाई टैक्सेशन हुआ, ठीक है। उसकी वजह से एम्पावरमेंट हुआ, जिसकी वजह से कॉमन इकोनॉमिक ग्रीवांसेस हो और यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हुई। कॉमन इकोनॉमिक ग्रीवांसेस का मतलब है एक आपका कलेक्टिव डिसइंचेंटमेंट है और दूसरा कॉमन एनिमी डेवलप हो रहा है, दूसरा यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द मासेस, सब लोग एक जैसे होंगे। जब एक जैसे होंगे तो हमारे पास एक कल्चरल मार्कर क्रिएट होने लगेगा जिसके अराउंड हम एक नेशनलिज्म को डेवलप कर सकते हैं या नेशनल फीलिंग को या एक यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा एक तो इम्पावरिशमेंट हो रहा है, जो लैंड पे प्रेशर है वो भी डेवलप हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड होती जा रही है, पीछे होती जा रही है, तो एक डिसइंचेंटमेंट क्रिएट होगा, प्लस एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होगी। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या हो रहा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसमें क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे थे एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन इकोनॉमिक आप कह लो एनिमी क्रिएशन हो गया और एक यूनिफॉर्मिटी भी डेवलप हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं रेशियल सुपीरियॉरिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो दिल्ली दरबार, ठीक है। तो इन सब की और बहुत सारे फेमाइन हो रहे थे, ये सब भी एक इशू था। प्लस हमारे जो आर्मी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थे उनमें इंडियंस को हायर पोजीशन ना देना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो लोगों के इंटरेस्ट थे उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स, या लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया ही नहीं जा रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये एक जो रेशियल सुप्रीमेसी जो इनके अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंदर था, उसकी वजह से इस पूरे सेटअप के अगेंस्ट, इस पॉलिटिकल सेटअप के अगेंस्ट एक डिसइंचेंटमेंट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट फैक्टर वाज रिप्रेसिव एक्ट्स, फॉर एग्जांपल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, राइट, सेडिशन लॉ। तो ये सब भी क्या कर रहे थे? ये सब भी एक कलेक्टिव डिसइंचेंटमेंट क्रिएट कर रहे थे और यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको एग्जाम्पल के साथ मेंशन करना है, एंड देन यू हैव टू मेंशन कि इनकी वजह से एक कॉमन इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही थी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हुई। किसकी वजह से क्या हो रहा था आप जानते हो, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी। कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट हो रही थी, कॉमन इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही थी, या फिर एक इकोनॉमिक ग्रीवांस या कल्चरल ग्रीवांस क्रिएट हो रहा था, या पॉलिटिकल ग्रीवांस क्रिएट हो रहा था, डिसइंचेंटमेंट क्रिएट हो रहा था, तो और एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो रही थी, ठीक है। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज पॉलिसीज रिलेटेड विद द मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फॉर एग्जांपल लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, अब थ्रू आउट अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था या फिर लीगल सेटअप था वो कॉमन था, तो यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जब भी कहीं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ पे भी एक कॉमननेस आएगा। जैसे मान लो कि पहले लोग सिलोस में रह रहे हैं, अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं, तो उनमें उतनी यूनिटी नहीं है, बट अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर देंगे तो वहाँ पे यूनिटी आ जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर एक सोल्यूशन ढूंढना है तो आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का डीप स्टेट नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ इंटीग्रेशन हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, बट सोल्यूशन तो यही है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी और हमारे अंदर एक यूनिटी आएगी, जैसे साउथ एशियन कल्चर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बट ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा है तो ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए रेलवे डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, रोड बिल्ड किया, ठीक है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नॉर्थ का साउथ से, ईस्ट का वेस्ट से, हर जगह इंटीग्रेशन हो रहा है, और उस इंटीग्रेशन की वजह से प्लस आइडियाज़ का जो प्रोलिफरेशन है बहुत इजी तरीके से हो रहा है। कोई अगर नॉर्थ में सोच रहा है, बंगाल में सोच रहा है, तो वो पंजाब पहुंच जा रहा है, पंजाब में वही आइडिया वही लोग पहुंच जा रहे हैं, पंजाब से वही आइडिया वही लोग पहुंच जा रहे हैं बॉम्बे में, बॉम्बे से मद्रास। तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ आइडियोलॉजी है ये भी पॉसिबल हो गया। देन कम्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इंडियंस वर एक्सपोज्ड टू दी वेस्टर्न आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी आइडिया जो है अब इंडिया में भी आ रहे हैं। देन प्लेटफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल असर्शन एंड कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जिस पर प्रीलिम्स में भी आया है कि कौन सी थियरी थी जो कि लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, एक्ट्स हो गए, ब्रिटिश इंडिया वर्सेस प्रिंसली स्टेट। आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखोगे, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश इंडिया में इट वाज पॉसिबल फॉर अ मूवमेंट, बट प्रिंसली स्टेट में इट वाज नॉट दैट मच पॉसिबिलिटी वाज नॉट देयर टू ब्रिंग सच अ मास लेवल मास मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिक वजह ये थी कि थोड़ा बहुत तो ब्रिटिश इंडिया जो है लोगों को यहाँ पे राइट्स दे रहे थे, तो दे क्रिएटेड प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल असर्शन एंड कम्युनिकेशन, राइट। एंड लास्टली रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का पास्ट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था इंडिया में, आपस में इंडियंस में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने कल्चर के लिए रिस्पेक्ट बिल्ड करने के लिए, और ये समझने के लिए कि जो सामने जो अपने इंटरेस्ट के लिए जो आउटसाइडर्स आए हैं वो एक कॉमन एनिमी है हमारे इंडियंस के लिए। ठीक है, ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द 2 पेजर क्वेश्चन और 6 पेजर क्वेश्चन, आप उसको एक्सप्लेन करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, फिर हमें ये बताना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ फार, इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से कुछ ना कुछ तो नेशनल मूवमेंट या नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है, बट उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझना, क्योंकि हाउ फार लिखा हुआ है। देन वी हैव टू राइट हाउएवर देयर वर सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहो, जगह है, स्पेस है तो एक्सप्लेन करो, 6 पेजर हो तो पक्का ही एक्सप्लेन करो। प्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अच्छा इसको भी हम लोग और देखते हैं। देन थर्ड इज इंटरनेशनल इवेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड फोर्थ इज शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो हमें कॉमनैलिटी आ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है, कॉमनैलिटी आ रही है, ठीक है, एक कल्चरल अवेकनिंग आ रहा है या कल्चरल यूनिफिकेशन भी हो रहा है। कल्चरल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, सोशल यूनिफिकेशन, राइट, एंड देन कम्स टू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बिकॉज ऑफ दिस प्रेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ठीक, उसके अलावा ये जो सेवरल मूवमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों का प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हो, कुछ और लोग अलग अलग जगहों पे हैं, ठीक है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स है। मान लो कि मैं भी अपने गवर्नमेंट से परेशान हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बट उतनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उतने सर्विसेज मुझे गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहे। आप भी मिडिल क्लास हो, आपको भी आप उतना टैक्स दे रहे हो, अपने जो इनकम है उसका 30% आप इनकम टैक्स दे रहे हो, या हो सकता है कि GST मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 50-60% हम लोग अपना टैक्स में दे
यही दे रहे हैं। इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद जो हमें सर्विसेज मिल रही, पुलिस आके पीट दे रही है, या फिर पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बहुत ज़्यादा करप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अकेले में ये चीज़ें सोच रहे हैं कि हमारे साथ अकेले हो रही है। दैट इज़, सबके साथ प्रॉब्लम है तो प्लूरलिस्टिक है, लेकिन इग्नोरेंस है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम वही आपके साथ है, वही इनके साथ है, वही इनके, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। बट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या लीडरशिप का और या फिर मूवमेंट का एक सबसे बड़ा रोल होता है कि वो इस प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस को ब्रेक कर दे, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखा गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है या फिर बहुत सारे मूवमेंट है, वो लोगों के पास जा के बताया कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम है। तो अगर हम सब लोग एक साथ खड़े होंगे तो हम इस सवाल का जवाब देख सकते हैं या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दे ब्रोक अप द प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस अमॉन्ग द मासेस। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है, सोशल यूनिफॉर्मिटी आ गई, इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी आ गई, बट इसकी बाद जो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस ब्रेक करने का काम था वो इंडिजिनस फैक्टर्स ने किया। ठीक है, और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने अभी देखा कि जो स्कॉटलैंड में या फिर जो आयरलैंड में मूवमेंट्स चल रहे थे, उन्होंने देखा, उस टाइम के लोगों ने देखा कि अगर आप मूवमेंट करते हो तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, और पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की तरह काम किया। प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि चंपारण मूवमेंट, इसका भी बहुत बड़ा रोल था कि इसने डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्ले किया। कैसे? कि इसने दिखाया कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए गवर्नमेंट के या किसी भी रिप्रेसिव लॉ के अगेंस्ट, तो वहाँ पे गवर्नमेंट झुकती है, चाहे वो कितनी भी मजबूत हो, ताकतवर हो। तो इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और उसकी वजह से लोगों में ताकत आई, लोगों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, ताकि वो प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को अलग डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, देन कम्स टू कंक्लूजन वाला पार्ट। यहाँ पे कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना चाहिए। द ब्रिटिश पॉलिसीज वर अ प्राइमरी कैटलिस्ट। यहाँ पे आपको कैटलिस्ट के अंदर अंडरलाइन करना पड़ेगा, कैटलिस्ट फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाउएवर it was a much complex phenomena with multiple causes. Therefore, the real underlying factors incorporate much more than the British policies. ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उन्होंने यूनिफॉर्मिटी क्रिएट किया, उन्होंने एक स्टेबल ग्राउंड भले ही क्रिएट किया, बट ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, एक तो पहली बात एक यूनिफिकेशन या यूनिफॉर्मिटी, वो दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ब्रेकिंग ऑफ प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, और तीसरा जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बियॉन्ड था। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट एक तो बना, डेवलप हुआ, और उसके बाद अपना एक डायरेक्शन भी ले गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल फैक्टर की बात कर रहा है, तो हम लगभग सारे फैक्टर्स को यहाँ पे टच करेंगे। दूसरा पार्ट है हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शंस को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि कॉमन एक इंट्रोडक्शन हम लोग, या तो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की है, नेशनलिज्म की बात नहीं की, तो हम नेशनलिज्म को नहीं करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर फैक्टर्स, हमने काफ़ी फैक्टर्स देख लिए हैं, सारे फैक्टर्स को मेंशन करना है, डिपेंड करता है कितने पेज हैं, 2 पेज है तो उसको सिर्फ सिंगल लाइन में मेंशन करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग एक 2 लाइन में एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा आता है हाउ फैक्टर्स गेव द डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल, एक यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी या फिर इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी या फिर सोशल यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो हमें खुद बताना पड़ेगा, वहाँ पे पॉइंट्स में बताना पड़ेगा कि एक यूनिफॉर्मिटी या यूनिफिकेशन क्रिएट हुआ, और उसके आगे 2-3 एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी के लिए हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ को कह सकते हैं, टैक्सेशन को कह सकते हैं, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इसमें मेंशन नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, डिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, देन कलेक्टिव डिसइंचेंटमेंट। कलेक्टिव डिसइंचेंटमेंट
जो ब्रिटिशर्स की जो रेशियल पॉलिसीज़ थी या फिर ब्रिटिशर्स के जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी उसको मेंशन कर सकते हैं, प्लस रिप्रेसिव लॉज को मेंशन कर सकते हैं। तो इट क्रिएटेड द कॉमन इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रीवांसेस, ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। देन आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एंड गोल्स, जैसे जैसे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखोगे तो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और गोल्स दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बता सकते हो कि स्वराज का डेफिनीशन स्टार्टिंग में अलग था, 1905 में स्वराज का डेफिनीशन अलग था, जब एक्सट्रीमिस्ट थे उसके टाइम में अलग था, इवन गांधी जी आए उस टाइम स्वराज का डेफिनीशन अलग था, 1920s में अलग हुआ, 1929 के बाद वो कुछ और ही हो गया, ठीक है। स्वराज का जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी वो भी धीरे धीरे चेंज होती जा रहा है। कभी ये सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, कभी कभी ये डोमिनियन की बात करता है, कभी कभी फुल इंडिपेंडेंस की बात करता है, ठीक है। तो हमारा गोल और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी ये सारी चीज़ चेंज हो रही है। प्लस आप देखोगे कि कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में भी चेंजेस हो रहे हैं। पहले मॉडरेट्स थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर महात्मा गांधी के गांधीयन आइडियोलॉजी आई, फिर सोशलिस्ट आए, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और गोल्स ये दोनों शिफ्ट होते जा रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मोल्ड भी कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी मोल्ड कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उस हिसाब से चेंज हो रहा है, वहाँ पे सोशलिस्ट का ज़्यादा प्रभुत्व हो रहा है, ठीक है। देन रिसोर्सेज, ये सारे फैक्टर्स रिसोर्सेज को भी अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे ये रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन वही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड मास मोबिलाइजेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, ब्रेकिंग अप ऑफ प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आप एग्जांपल के साथ आप बता सकते हो। देन कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन जो कि स्ट्रक्चर में हमने देखा और आइडियाज़ एंड गोल्स में देखा, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये सात डायरेक्शन को हमारे चेंज कर रहे हैं या मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को आंसर को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और देन विल एंड अप विद द कंक्लूजन, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से कुछ क्वेश्चन बनाओ। जैसे आप ये क्वेश्चन बना सकते हो कि हाउ इंडियन रेनेसां अफेक्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट और हेल्प इन द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन को आप फिर से लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, एंड देन पोस्ट इट इन आवर टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। विल चेक इट एंड विल गिव द रिकमेंडेशंस, ओके। सो ये बेसिकली इतने ही डायमेंशंस को और इतने ही पार्ट्स को हमें कवर करना है इस वाले पर्टिकुलर थीम में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच and all the best.